स्वागत है। वक्त हो चुका है खबर असरदार का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और खबर असरदार में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां पर सियासत कब हंसी में बदल जाए और हंसी कब गठबंधन में बदल जाए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ताजा मामला महाराष्ट्र विधान परिषद से सामने आया, जहां विपक्ष के नेता की विदाई के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को एक ऐसा ऑफर दे दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में नई अटकलें शुरू हो गई हैं। पळवापळवी करतात म्हणून उद्धवजी, आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही। पण ऐका, 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को दे दिया ऑफर। क्या महाराष्ट्र में पक रही है नई खिचड़ी? महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार वजह है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे को दिया गया मजेदार ऑफर। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे की विदाई के मौके पर फडणवीस ने हल्के फुल्के अंदाज में उद्धव को सत्ता पक्ष में शामिल होने का न्योता दे डाला, जिस पर सदन में मौजूद हर किसी की हंसी छूट गई। पळवापळवी करतात म्हणून उद्धवजी, आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही। पण ऐका, 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नहीं। महाराष्ट्र के सीएम के इस बयान से सदन में जमकर ठहाके लगी, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के खेमे में सन्नाटा छा गया। बाद में उद्धव ने मजाक बताते हुए कहा, ऐसी बातें हंसी मजाक में होती हैं, इन्हें वैसे ही लेना चाहिए। उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी माहौल को हल्का रखते हुए कहा कि सदन में हंसी मजाक का माहौल होना चाहिए, न कि खींचतान का। ये थोड़ा हाउस में ऐसे हंसी मजाक का माहौल होना भी चाहिए, नहीं तो कभी कभी आप देखते हो खींचातानी बहुत हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टीज के बियॉन्ड जब आप हाउस में बात करते हो तो ऐसे संवाद होना चाहिए, सिर्फ वाद नहीं होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस फडणवीस उद्धव की हंसी, पक रही है नई खिचड़ी। विधानमंडल में फडणवीस का यह बयान भले ही मजाकिया अंदाज में था, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इसका मतलब गहरा हो सकता है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की एकजुटता ने बीजेपी के माथे पर बल ला दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब फडणवीस का यह ऑफर क्या सिर्फ हंसी मजाक है या बीजेपी और शिवसेना के बीच पुरानी दोस्ती फिर से जगाने की कोशिश? चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। बीएमसी चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। फडणवीस का उद्धव को ऑफर कितना गंभीर था, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासी खिचड़ी में मसाला कम नहीं है, क्योंकि फडणवीस के इस ऑफर के बाद शिंदे वाली शिवसेना भी सोच में जरूर होगी, यानी बीजेपी की मजबूत स्थिति, ठाकरे बंधुओं की एकता और बीएमसी चुनाव की नजदीकी तारीखी, सब मिलकर महाराष्ट्र में एक दिलचस्प सियासी ड्रामा रच रहे हैं, जिसका प्लॉट तो मजबूत है, लेकिन दर्शकों का कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के अलावा देश में जो नया विवाद छिड़ा हुआ है वो है इतिहास का शुद्धिकरण। इसे शुद्धिकरण या आप भूल सुधार भी कह सकते हैं।
इस शुद्धिकरण अभियान में एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास के इतिहास की किताबों में वो भूल सुधार की है जिसमें क्रूर लुटेरे मुगलों का महिमा मंडन करते हुए उन्हें महान बताया गया था। रिपोर्ट देखिए। उन्होंने प्यार मोहब्बत से शासन करा और कोई भी ऐसा दंगा उस जमाने में नहीं होता था जो आज हो रहे हैं। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस वाली किताब में बड़ा बदलाव किया है और कई पुराने ऐतिहासिक नैरेटिव को खुले आईने की तरह पेश कर दिया है, क्योंकि अब तक मुगल शासकों को सिर्फ महान, उदार, टॉलरेंट और शानदार योद्धा और शासक के तौर पर पेश किया जाता था, उसकी कलई खोल दी गई है। अब बाबर को क्रूर और निर्दयी विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूर का मिश्रण, औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है, लेकिन ये सच्चाई विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा। एनसीईआरटी का मतलब नेशनल कम्युनल एजुकेशन सिस्टम। ये हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की पढ़ाई में जो सांप्रदायिकता की बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं। अंबेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए और जो शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, साहू, फूले, अंबेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर्स को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन तो 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने प्यार मोहब्बत से शासन करा और कोई भी ऐसा दंगा उस जमाने में नहीं होता था जो आज हो रहे हैं। उस समय कोई संविधान नहीं था, तो बादशाह की जबान संविधान होती थी उस जमाने में। तो बादशाह अगर चाहे तो वो तो ऑर्डर निकाल देता कि सारे हिंदू जो है मुसलमान हो जाओ, लेकिन नहीं किया ऐसा किसी ने। यानी एसटी हसन साफ साफ कह रहे हैं कि मुगल काल से ज्यादा क्रूरता तो आज के दौर में हो रही है। इस किताब में ब्रिटिश शासन पर खुलकर सच्चाई सामने रखी गई और कहा गया है कि ब्रिटिशों ने भारत की संपत्ति को लूटा और इसी लूट के दम पर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन संभव हुआ। लेकिन कुछ लोगों को मुगलों वाली सच्चाई से मिर्ची लग गई। इसकी वजह भी देख लीजिए। अरे 800 वर्ष तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। बीजेपी को मुगलों से नफरत है, मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। इसके बाद ये औरंगजेब के मजार पर चादर चढ़ाने भी पहुंचे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या मुगलों की क्रूरता पर पर्दा डालना सोचा समझा सियासी प्लान है? अब बात बिहार की करेंगे, जिसकी सियासत के केंद्र में फिर एक बार मटन पार्टी आ गई है। पूरे बिहार में वैसा ही सियासी बखेड़ा मचा है जो 2 साल पहले हुआ था। वैसा ही हो हल्ला हो रहा है, बस फर्क इतना सा है कि मामले में नए किरदारों की एंट्री हो गई है। मजे की बात यह है कि जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस मटन पार्टी का आयोजन किया था। उन्होंने बाकायदा मंच से लोगों को मटन पार्टी का न्योता दिया और गौरतलब है कि यह कार्यक्रम सावन के महीने में हुआ था। और जब आमतौर पर लोग मांसाहार से परहेज करते हैं। सावन में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मटन पार्टी। सावन में लालू की हांडी में राहुल की मटन पार्टी। नवरात्र में सहानी की थाली में तेजस्वी की मछली पार्टी। सावन में खिलाया मटन, बिहार में सियासत टनाटन। बिहार के सियासी गलियारे में नॉनवेज पार्टी हमेशा ही विवादों में रही है। अगस्त 2023 में लालू यादव के घर पहुंचे राहुल गांधी के ग्रैंड वेलकम में लालू यादव ने खुद मटन बनाकर खिलाया था, तो हंगामा हो गया था क्योंकि सावन था। फिर 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान वीआईपी वाले मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव एक ही थाली में मछली खाते सामने आए तो बवाल हो गया, क्योंकि
मछली की पार्टी का वीडियो नवरात्र में वायरल हुआ था। और अब एक बार फिर बिहार की सियासत में मटन पर सियासत टनाटन हो गई है। मामला जेडीयू के लल्लन सिंह से जुड़ा है, जहां केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 472 करोड़ रुपए की सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर एक रैली आयोजित की थी। रैली के बाद मटन भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। भोज का ऐलान खुद लल्लन सिंह ने किया। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। बस लल्लन सिंह का इतना कहना था कि भीड़ टूट पड़ी मटन पार्टी पर। लेकिन पार्टी के आयोजन से पहले लल्लन सिंह ये भूल गए कि सावन का पवित्र महीना है और करीब 2 साल पहले आप ही के सहयोगी कोस रहे थे अपने विरोधियों को मटन पार्टी के लिए, सावन के पवित्र महीने का हवाला देकर। लेकिन अब बदले साल के साथ मामला 180 डिग्री घूम चुका है, लेकिन सियासत जस की तस है। बस कहानी के किरदार बदल गए हैं। कल तक सावन में राहुल को मटन पार्टी देने वाली आरजेडी अब उसी मटन पार्टी के लिए जेडीयू और बीजेपी दोनों को ही घेर रही है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ढोंग रच रच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले, कपटी और बड़े धूर्त हैं ये कान फूंकने वाले, कथनी करनी में अंतर इनके, हैं ये जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं असल में ये दोहरे चरित्र वाले। यही तो दोहरा चरित्र है। जो लोग दूसरे के खान पान पर सवाल खड़े करते वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते। ये ढोंगी पाखंडी लोग हैं, ये सावन में मटन पार्टी देते हैं। इसी से पता चलता है कि ये कौन सा धर्म का पालन करते हैं। दूसरे के खान पान पर तो बहुत सवाल खड़े कर रहे थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ राहुल गांधी जी गए थे और तेजस्वी जी ने उस समय मछली का फोटो दिखाया था, तो उसी में हाय तौबा मचा रहे थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे एनडीए के नेता बताएं कि ये क्या हो रहा है। मामला मटन का था और मौका सियासत का, तो फिर कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। तो उसने भी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर एनडीए को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास ने लिखा, सावन के महीने में मोदी नीतीश की मटन पार्टी, धर्म के ठेकेदारों डूब मरो। लखीसराय में लल्लन सिंह की मटन पार्टी पर मची सियासी मारामारी के बाद अब लल्लन सिंह ने पार्टी में मटन होने पर सफाई दी है। में सब जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। ऐसा कुछ नहीं था, ये आपकी सोच है। अब लल्लन सिंह भले ही मटन पर कितनी भी सफाई दें, लेकिन ये साफ है कि मटन पार्टी बीजेपी और जेडीयू के लिए ऐसी गले की फांस बन चुकी है कि वो ना उसके निगलते बन रही है ना उगलते। और उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए जाने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में गुस्सा फैल गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली में केदारनाथ धाम नाम से मंदिर निर्माण का विरोध किया गया, ठीक उसी तरह केदारेश्वर मंदिर का भी विरोध किया जाएगा। इटावा में अखिलेश यादव ने केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। इस मंदिर के निर्माण से केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश पनप रहा है। तीर्थ पुरोहित अब विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर पूरी दुनिया में इकलौता और दिव्य है। अब अपनी स्क्रीन पर इन दोनों मंदिरों को देखिए। एक केदारनाथ का मंदिर है जहां पर भक्तों की भीड़ लगी है और दूसरा सैफई में केदारनाथ जैसा मंदिर जिसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। बाहर से लेकर अंदर तक मंदिर की बनावट और परिसर केदारनाथ जैसे दिखती है। यहाँ तक कि गर्भगृह भी उत्तराखंड के मूल केदारनाथ मंदिर से काफी मिलता जुलता बनाया गया है। अब इसे लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री भी एक्शन की बात कह रहे हैं। केदारनाथ से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं उसको देख के ही बता सकूंगा, कुछ कह सकूंगा, पर केदारनाथ का रेप्लिका नहीं बनना चाहिए। उसका हम निश्चित रूप में उसको पसंद नहीं करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे।
कुछ महीने पहले दिल्ली और तेलंगाना में केदारनाथ जैसे मंदिर बनने पर पहले ही बवाल हो चुका है, जिसके बाद में उत्तराखंड की धामी सरकार ने 4 धाम के नाम और डिजाइन जैसा दूसरा मंदिर नहीं बनाने का आदेश दिया था। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही गई थी। कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया था कि भविष्य में यदि चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों की तरह मिलते जुलते मंदिर अगर कहीं बनाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी फैसला लिया गया था कि चारों धामों से मिलते जुलते नामों से न कोई ट्रस्ट बनाया जाएगा, न ही इस तरह की कोई प्रतिकीर्ति कहीं बनाई जाएगी। यदि कोई इस तरह का काम करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। अब चारों धामों से और खासकर केदारनाथ धाम के पंडित पुरोहित चाहते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और सैपई में जो मंदिर बन रहा है उसका निर्माण तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना साधा। पुरोहितों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि कोई केदारनाथ धाम की नकल न बनाए। अगर इसके बाद भी अखिलेश ऐसा करते हैं तो उनका कड़ा विरोध होगा। उत्तराखंड के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित था कि अब जाकर के ये केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर भी उसके बावजूद भी अखिलेश यादव एक दिव्य भव्य मंदिर केदारनाथ का बना रहे हैं। इन नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बना रहे हैं उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। हिंदू संगठनों ने भी इटावा के केदारेश्वर मंदिर पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या अखिलेश मूल मंदिर की आस्था और छवि को कम करना चाहते हैं। उन्होंने अपने यहाँ जिस मंदिर का निर्माण किया है उसका नाम केदारनाथ धाम रख दिया है। वो लगता है हमारा जो वास्तविक बद्री केदार मंदिर है केदारनाथ धाम का, उस पर जाने से लोगों को रोकना चाहते हो और अपने वाले के मंदिर को वो असली केदारनाथ धाम बताकर भविष्य में उसी की पूजा कराना चाहते हो। हमेशा से ही इनका एक स्वरूप रहा है सनातन के अपमान करने का। समाजवादी पार्टी धर्म का प्रचार करना चाहती है, हिंदुत्व को और सभी धर्मों को मानने वालों को उनके अधिकार देना चाहती है, ना कि धर्म के नाम पर धंधा करना चाहती है। ऐसे लोगों को भगवान शिव जरूर प्रसाद देंगे जो आज मंदिर बनने पे भी विरोध कर रहे हैं। जानकार कहते हैं कि केदारनाथ धाम के हिंदुओं के बीच में लोकप्रियता एक वजह हो सकती है कि इसकी कॉपी करने की कोशिश होती रही है। जाहिर है कि जब राजनेता कॉपी करते हैं तो वह राजनीति ही होती है। अब देखना ये है कि केदारनाथ के बहाने यूपी की राजनीति में उत्तराखंड का अगला एक्शन क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के जुर्म का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। उसके अधर्म लोक की एक एक परत तक जांच एजेंसियां पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। बेनकाब हो रहा है छांगुर बाबा का अधर्म लोक। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक ईडी का छापा। छांगुर के अपराध की दुनिया के सनसनीखेज राज। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के जुर्म का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। उसके अधर्म लोक की एक एक परत तक जांच एजेंसियां पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर यूपी और महाराष्ट्र के वो ठिकाने आ गए हैं जिनका ताल्लुक छांगुर बाबा से है। खबर है कि ईडी ने छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को टारगेट किया गया है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। आरोपी नवीन के खाते में शहजाद शेख नाम के शख्स के खाते से करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसलिए ईडी ने मुंबई के बांद्रा और माहिम रिजवी हाइट्स के शहजाद शेख के दोनों घरों में छापेमारी की।
इस दौरान शहजाद शेख से भी पूछताछ की गई, जिसने नवीन के खाते में करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जलालुद्दीन उस छांगुर की कोठी पर इस समय हम मौजूद हैं, वही कोठी जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जहां से काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी अंदर तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। ये वही कोठी है जहां से कहा जा रहा है कि मधुपुर से ही इसी कोठी से पूरे काले साम्राज्य का, धर्मांतरण के काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। इस बीच लखनऊ के बंथरा सीएचसी से मेडिकल कराने के बाद जब छांगुर बाबा बाहर निकला तो उसने खुद को बेकसूर बताया। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन छांगुर बाबा के अपराध का नेक्सस कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए छांगुर बाबा के पूर्व मुंशी अरजीत कश्यप का बयान सुनिए, जिसमें वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया में बयान देने के बाद बाबा के समर्थक किस कदर बौखला गए हैं। न सिर्फ वो मारपीट पर आमादा हैं, बल्कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अरजीत कश्यप के मुताबिक आरोपी इस बात की भी धमकी दे रहे हैं कि कब तक यूपी में योगी सरकार रहेगी, उसके बाद हिंदुओं का हिसाब किया जाएगा। दवा लेने हमारा इलाज चल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैड़ास बुजुर्ग में एक है। हमें उतरवाला से पहले डुमरियागंज वाले रोड पर 3 लोग मिलते हैं, यही रियाज, नवाब, कमालुद्दीन। गाड़ी रुकवाए, धमकी दिए, यहाँ तक कहे कि 24 घंटे में जा करके लखनऊ एसटीएफ में जा करके अपना बयान वापस ले लो, नहीं तुमको तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। और जिस के कहने पर तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा विश्व हिंदू परिषद का जो अगुवा है, अध्यक्ष है, उसको को मरवा देंगे। यही वजह है कि छांगुर बाबा और उसके एक एक करीबी पर शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे छांगुर बाबा अपने अपराध की दुनिया को विस्तार देता रहा।